वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को समझेंगे और ऐसे लेवल्स मार्क करना समझेंगे जिससे प्राइस रुकता है और फिर रुकने के बाद वापस किस तरीके से घूमता है। ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर हम देख रहे हैं कि हम एक रेक्टेंगल मार्क करते हैं और रेक्टेंगल मार्क करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमको जोन मार्क करेंगे और जोन मार्किंग में हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक इसको किस तरीके से फेस कर रहा था। एक रजिस्टेंस था, फिर इसके बाद प्राइस ने दूसरी मरतबा इसको रजिस्टेंस फेस किया, इसके बाद ये ब्रेकआउट आया, फिर प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया और फिर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करके फिर वापस प्राइस इसको सपोर्ट बना रहा है। अगर हम देखेंगे कि इसको एक स्टॉक मार्केट की ज़बान में इसको रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को लेकर समझने की कोशिश करेंगे तो प्राइस इस तरीके से यहाँ से ऊपर से घूम रहा था, मतलब यहाँ पर प्राइस गिरा और फिर प्राइस यहाँ से वापस आया, लेकिन ये पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट ना होने की बिना पर प्राइस ऊपर नहीं गया और फिर प्राइस नीचे आया। और हम जब भी कोई डिमांड जोन मार्क करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन मार्क करते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल लाइन ये मार्क किए हमने और इसी तरीके से हमने ये डिस्टल लाइन मार्क किए। तो प्राइस कभी क्या होता है, प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर कर भी वापस घूम जाता है डिमांड जोन के अंदर, और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉक्सिमल लाइन को टच करने के बाद भी पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट ना होने की बिना पर प्राइस वहीं पर घूमता है, फिर वापस नीचे आता है और डिस्टल लाइन से प्राइस फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ कर हम देख रहे हैं कि प्राइस पहले क्या किया, यहाँ से वापस प्रॉक्सिमल लाइन के पास आया और अपनी ऑर्डर कंप्लीट ना होने की बिना पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर ना जा सका और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, कंसोलिडेट किया और अपनी ऑर्डर फुलफिल ना होने के बिना पर क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे आया और यहाँ पर डिस्टल लाइन के पास आकर यहाँ पर क्या किया, डिमांड जोन के लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस में लोगों को क्या किया, ट्रैप करके प्राइस फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस यहाँ पर थोड़ी मार्किंग हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस यहाँ पर आया और इसको फिर एक दो मरतबा सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट क्या हुआ, यहाँ पे नाकाम हुआ और फिर प्राइस डाउन साइड में आया, फिर रजिस्टेंस इसको फेस किया, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर प्राइस ने यहाँ पर रजिस्टेंस को फेस किया और फिर इसने अपने पहले वाले लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर प्राइस ने इसको रजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से नीचे गिरा और फिर प्राइस यहाँ पर क्या किया, रजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब वो देखो यहाँ पर तकरीबन एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा और पाँच मरतबा, मतलब 5 मरतबा इसको प्राइस ने इस जोन को टच किया है। और अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ के ऊपर एक चीज़ बार बार टकराती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं ये
वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने 4 से 5 मरतबा इस जोन को क्या किया है, रिजेक्शन दिया है। तो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए प्राइस का यहाँ पर इस 431 रुपये के जोन के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो भी टाइम फ्रेम होता है और जो भी ब्रेकआउट होता है, वो टाइम फ्रेम का वो ब्रेकआउट के अंदर वो कैंडल की उस टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोजिंग जिस टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम का हमने एक रजिस्टेंस मार्क किया और उसकी क्लोजिंग आती है, और क्लोजिंग आने के बाद दूसरा हफ्ता उस दूसरी कैंडल, वो पहले वाली कैंडल जो कैंडल ब्रेकआउट हुई, अगर उसका हाई तोड़ देती है तो उसके अंदर एंट्री ली जाती है। ये एंट्री लेने का तरीक़ा होता है। इसमें चांसेस ये होते हैं कि जब भी क्लोजिंग आएंगी तो ये बड़े प्लेयर का जो अपना क्या बोलते हैं उसको हथियार कहते हैं, ये अपना ट्रेड करने का जो तरीक़ा होता है वो बड़े प्लेयर का ये होता है कि वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर, जो भी वीकली टाइम फ्रेम है, क्लोजिंग के बाद अपने स्टॉक के अंदर क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने को बड़े प्लेयर के साथ चलना है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे ये स्टॉक किस तरीके से रजिस्टेंस को फेस कर रहा है। देखो, प्राइस यहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर दूसरी मरतबा फेस किया, इसने क्लोजिंग दी, लेकिन इसको इस जोन ने ऊपर जाने नहीं दिया। इस जोन के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी चार्ट को एक थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ और आपको थोड़ा EMA के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि EMA का क्या रुझान है इस स्टॉक को लेकर। देखो, अगर हम देखेंगे तो ये 50 EMA है नीले वाला, और ये पीला 9 और ये लाल वाला 20 EMA है। तो ये तीनों भी क्या है, इसके फेवर में है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। और वीकली में देखेंगे तो वीकली में भी क्या है, उसके फेवर में है, लेकिन प्राइस क्या है, अगर यहाँ पर वापस एक बार टच करके इसको 9 EMA को टच करके अगर ऊपर जाता है तो और अच्छे जाने के इसके चांसेस होते हैं। अगर हम डेली में देखेंगे तो ये डेली में इसको 9 EMA सपोर्ट कर रहा है। जब भी कोई कैंडल को 9 EMA सपोर्ट करता है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये 9 EMA का सपोर्ट है, प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर देखेंगे 9 EMA का सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो जब भी 9 EMA का सपोर्ट होता है प्राइस ऊपर से ऊपर जाता है। एक बात बहुत समझना ज़रूरी है कि जब भी हम 9 EMA है, ये 9 EMA है, अगर ये 9 EMA से प्राइस इस तरीके से अगर दूर होता है, अगर हम ये जो कैंडल है, ये कैंडल 9 EMA से दूर होती है तो ये कैंडल क्या होती है, नीचे आ जाती है और फिर से अपने 9 EMA के पास चली जाती है और 9 EMA से बाद में फिर ऊपर जाता है प्राइस। तो कभी भी क्या होता है, स्टॉक है ऊपर जाने के बाद अपने 9 EMA के पास वापस दौर लगाता है, फिर प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है। कि कोई भी स्टॉक है तो समझ लो, अगर ये प्राइस है और 9 EMA से दूर चली गई तो फिर ये वापस आएंगे, 9 EMA को टच करेंगी, फिर वापस जाएंगी। अगर फिर ये 9 EMA से दूर होते जाएंगी, मतलब 9 EMA इस प्राइस से अगर दूर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये 9 EMA के पास वापस आएंगी। तो ये मूविंग एवरेज से क्या होता है, प्राइस वापस दूर जाता है, दूर जाने के बाद फिर वापस अपने EMA के पास आता है, फिर EMA टच करके वापस चला जाता है। और जब वापस टच करने के बाद अगर वो वहाँ पर रुका तो ऊपर जाता है, बाउंस बैक करता है।
अगर नहीं रुकेगा तो क्या होता है, यहाँ पर ये कैंडल बन जाती है और 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो फिर क्या होता है, फिर वो डाउन साइड की तरफ अपना स्टॉक कन्वर्ट होता है, फिर 9 से 20 की तरफ जाता है, फिर 20 से वापस नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा, 50 की तरफ जाएगा। 50 तरफ जाने के बाद अगर 200 की तरफ आया है, अगर 200 से वापस जा, अक्सर तो क्या है 200 के बाद प्राइस क्या करता है, ऊपर ही जाता है 200 को टच करके, तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा, इंशाल्लाह मैं आपको उसके ताल्लुक़ से एक वीडियो बना कर दूंगा कि 9 EMA के पास से प्राइस किस तरीके से ऊपर जाता है। जो भी हमें 9 EMA हो, 20 हो, 50 हो, 200 SMA हो, ये सब के पास प्राइस आखिर कैसा वापस ऊपर जाता है। और ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे लोग है ना, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है बहुत सारे लोगों का। कोई लोग है मूविंग एवरेज के ऊपर काम करते हैं, कोई डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करता है, कोई ब्रेकआउट के ऊपर काम करता है, कोई रिटेस्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं मार्केट में काम करने लोग हैं। हालांकि हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी है। उसके हिसाब से मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से फेस में स्टॉक आने के बाद किस तरीके से स्टॉक के ऊपर हमने एनालिसिस करना चाहिए और किस तरीके से स्टॉक के अंदर एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ वीडियो के अंदर कमज़ोरी महसूस हुई है उसको कमेंट कीजिए और मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो कमेंट में बताइए। इंशाअल्लाह जो भी कमियां होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, इंशाअल्लाह उसको आइंदा वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।